हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए क्लास केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने हेडिंग डाल दी उसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपके सामने लिखा है, कल तक हमारा समाप्त हो गया था। जो हमने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ाया था, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 5 नंबर का यानी 5 मार्क्स का कम से कम आएगा और वो फिक्स रहता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में वो दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मैंने हेडिंग डाल के रखी है। मैं कोशिश ये करूंगा कि इसको मैं 2 लेक्चर्स में खत्म करूं। ठीक है, तो हालांकि टाइम आपके पास भी कम है, इतना बड़ा कौन देखेगा, तो मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको लिख देता हूं ताकि वो चीज़ आपको जल्दी समझ में आए और आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहली बात यह है कि मेटल्स मीन्स होता है धातु और नॉन मेटल्स मीन्स होता है अधातु। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये अंग्रेजी में मतलब अंग्रेजी में इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है तो हमें नहीं समझ में आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लिखा केवल इंग्लिश में है, बाकी आपको समझना हिंदी में ही। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्लीज आप उसको ध्यान में रखिए ताकि आपको आगे आने वाले मतलब जो क्लासेस हैं उनके अंदर आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स में इसको लिखा है। ऊपर मैंने लिखा है मेटल्स के बारे में और उसके बाद मैंने नीचे लिखा है नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो जब हम मेटल और नॉन मेटल की बात करते हैं तो अगर मैंने आपसे मेटल कहा तो आपके दिमाग में तुरंत एक चीज आ जाएगी, मेटल्स यानी लोहा। ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि मेटल्स जो है वो नेचर में जो है वो हार्ड होते हैं। ठीक है, खैर वो चीज तो अलग है, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। हालांकि मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। आप बहुत ही मतलब कंसंट्रेट होकर आप सुनिएगा। ठीक, चलिए सबसे पहला पॉइंट है मेटल्स, यानी मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। यानी मेटल्स जो होते हैं वो हार्डेस्ट होते हैं, यानी हार्ड होते हैं। जैसे आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ और कॉपर हुआ, ये सारी चीजें जितनी हुई और इन सब का इस्तेमाल भी आप ज्यादातर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, यानी जितने मेटल्स होते हैं उनको हार्ड की प्रॉपर्टी के इस नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी मेटल्स हार्ड हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मरकरी एक मेटल है और वो हार्ड नहीं बल्कि एक लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, मरकरी आप जानते हैं, मरकरी का यूज थर्मामीटर में किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है, और ऐसा इसलिए कि मरकरी को थर्मामीटर में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सबसे पहली बात तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। दूसरा ये है कि ये ग्लास से चिपकता नहीं, जो कैपिलरीज होती है यानी जिसमें वो भरा होता है उससे वो चिपकता नहीं है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला पॉइंट ये है कि जितने मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ठीक है, आगे लिखा है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। मैं एक एक मीनिंग बताऊंगा। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, यानी जितने मेटल्स होते हैं आप उनको हमेशा देखेंगे कि उनका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है। ठीक है, यानी उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, शाइनी होता है, वो चमकदार होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस यानी मेनली, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, एक्सेप्शन आपसे उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी जितने मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। जैसे आप देख लीजिए गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये आयरन हुआ, ये सारे जो आपके मेटल्स हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। आगे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्लिएबल। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है मल्लिएबल। देखिए मल्लिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर किसी मेटल को बीट किया जाता है। बीट का मतलब होता है पीटा जाता है ताकि वो एक पतली सी चादर के रूप में, एक फॉयल के रूप में बन जाए, उसे बोलते हैं मल्लिएबिलिटी। यानी मेटल्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उनके अंदर मल्लिएबिलिटी होती है। मल्लिएबिलिटी का मतलब मीनिंग ये हुआ, मैंने अभी बताया आपको, कि हम उनको इतना बीट कर दें कि वो एक फॉयल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप देखे होंगे जो बर्गर होते हैं या जो चाउमीन होता है उसको पैक करने के लिए एक सिल्वर फॉयल आती है। ठीक है, तो वो जो सिल्वर फॉयल बनाई जाती है वो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू बनाई जाती है। क्योंकि मेटल्स के अंदर ये मल्लिएबिलिटी की पावर होती है इसलिए उन्हें एक पतली चादर में या पतली शीट में बदला जा सकता है। तो ये मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अगला है मेटेलिक लस्टर। देखिए मैंने हालांकि लिख दिया है, लस्टर्स का लिखा था मैंने। ये मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है जितने मेटल्स होते हैं उसके सभी के अंदर लस्टर पाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखिए लिखा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जितने में मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका काफी ज्यादा होता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, एक मेटल है जिसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन
और ये टंगस्टन का जो मेटल है ये मतलब टंगस्टन का जो ये मेटल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3500 के जो है वो केल्विन के करीब करीब जाता है। ठीक है, तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा होता है, यानी जितने मेटल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो बॉन्डिंग्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी इट इज वेरी हाई। ठीक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन को मैंने लिखा है गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, गैलियम और सीजियम इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, नियरली 303 केल्विन। ठीक है, 303 केल्विन। और आप ये समझ लीजिए गैलियम और सीजियम का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 3 केल्विन, सॉरी, तो मतलब ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। और आप देखिए कि इसको मेल्ट ऑन पाल्म, इसका मतलब होता है कि अगर आप इन दोनों कंपाउंड को अपने हाथ पे अगर हथेली पे रख दें तो ये गल जाएंगे, यानी ये खुद ही हथेली पे ही मेल्ट कर जाएंगे। ठीक है, जब हथेली पे ये मेल्ट कर जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि सर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई नहीं है। ठीक है, ये गैलियम और सीजियम की भी मैंने वैल्यू नहीं लिखी और आप अभी वैल्यू मत लिखिए, मैं आपको नियरली बता रहा हूँ कि ये मतलब हाथ पे रखते हुए ये क्या कर जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, और मैं इसको भी लास्ट में बता दे रहा हूँ क्या है। चलिए आगे यहाँ पे लिखा है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है जो मेटल्स होते हैं उनको वायर्स के अंदर भरा जाता है। आप देखिए एल्युमिनियम के वायर आते हैं, कॉपर के वायर आते हैं, तो ये जो वायर होते हैं तो वायर के अंदर यानी जो पीवीसी जो उसके ऊपर जो लिपटी होती है प्लास्टिक, यानी वायर के ऊपर प्लास्टिक लिपटी होती है उसको पीवीसी बोलते हैं, पूरा नाम इसका है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो उसको क्या किया जाता है कि एक वायर के अंदर जो है वो भरा जाता है। तो ये जो वायर में भरने की प्रॉपर्टी ना इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। आगे देखिए लिखा है सोनोरस। सोनोरस का मतलब ये होता है, ये सब मैं मेटल की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ठीक है, आगे लिखा है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं जब उनको कभी किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रक किया जाता है यानी मारा जाता है तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न होती है, एक आवाज उत्पन्न होती है। तो ये जो आवाज उत्पन्न करने वाली जो प्रॉपर्टी है, साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो प्रॉपर्टी है, इसे हम सोनारिटी बोलते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सोनोरस ऑब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। आगे है जिसको बोलते हैं कंडक्टर्स। क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। ये कंडक्टर वही बस चलाने वाला कंडक्टर नहीं, मैं कंडक्टर का मतलब यहाँ होता है 2 प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं। पहला होता है जिसको बोलते हैं, मतलब कंडक्टर्स का मतलब कंडक्टिविटी से संबंधित है। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे मेटल्स या आप ऐसे बोल सकते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो हीट और करंट दोनों को पास कर देते हैं उसको हम बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, और ये जो पास करने की जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो 2 प्रकार की कंडक्टिविटी होती है, पहली होती है थर्मल कंडक्टिविटी और सेकंड होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट को पास कर दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जहां पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो किया जाएगा तो उसे हम बोलते हैं ये कंडक्टिविटी है। तो कुल मिला के जितने मेटल्स होते हैं उनके अंदर कंडक्टिविटी पाई जाती है। अगर हम सेकंड देखें अगला तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैं इस टर्म को आखिरी में भी बताता हूं कि क्या है, लेकिन फिर भी आपको यहां बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जितने मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। जिससे लिखा है आयरन, ये मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है। ठीक है, कॉपर को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कॉपर को क्या कहा जाता है, क्वाइनेज मेटल भी कहा जाता है। अच्छा, कॉपर को ही नहीं बल्कि गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिला दिया जाता है। यानी मैं ऐसे अगर हम ऐसे बोले कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ठीक है, यहाँ पे लिख दें हम, ऊपर आप लिख लीजिएगा जरा, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। क्वाइनेज मेटल में यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि हम गोल्ड का मतलब Au और सिल्वर का मतलब Ag और कॉपर का मतलब Cu। ठीक है, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जिनको क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि अगर आप इतिहास में देखें तो इतिहास के अंदर जो सिक्के बनाए जाते थे वो इन्हीं तीनों की वजह से बनाए जाते थे। यानी कुछ लोग गोल्ड का सिक्का बनवाते थे, कोई ऐसा राजा होता था जो गोल्ड का सिक्का बनवाता था, कोई जो है मतलब सिल्वर का सिक्का बनवाता था और कोई कॉपर का सिक्का बनाता। अब तो आयरन के सिक्के बनने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्हें क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। यानी क्वाइन प्लस एज, आप ऐसे शब्द समझ सकते हैं, क्वाइन माने सिक्का, एज माने एज। ठीक है, यानी युग। ठीक है, तो क्वाइनेज मेटल्स उन्हें कहा जाता था। आगे आ जाइए, यहाँ पे मैग्नीशियम है, सोडियम है और लेड है और जिंक है। आप देखिए सोडियम को कट विद नाइफ, इसको नाइफ से यानी इसको चाकू से जो है वो काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम को
जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके कुछ मेटल्स के नाम मैंने बताया, और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी है ये मैंने आपको बता दी। फिर से एक बार देख लेते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मलिएबल होते हैं, इनके अंदर हाई मेटेलिक लस्टर होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये डक्टाइल होता है, ये सोनोरस होता है, कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। आयरन, एग्जाम्पल इसका आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, लीड है, और लेड इसको बोल सकते हैं, लेड, दैट इज कॉल्ड जिंक। ठीक है, ये आपको मैंने बताया। ठीक है, चलिए अब वी आर जस्ट कमिंग टू द नॉन मेटल्स। ठीक है, आप जानते हैं कि नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी वो जस्ट मेटल प्रॉपर्टी के अपोजिट होगी। मोस्टली यानी नियरली 90% ऑफ द प्रॉपर्टी इज अपोजिट टू द मेटल्स। ठीक है, अपोजिट टू द मेटल ऑफ नॉन मेटल्स, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो नॉन मेटल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे नॉन मेटल जो है वो लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, और सॉलिड भी हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा। जिससे लिक्विड में अगर देखा जाए तो कौन सा है भाई, ब्रोमीन है। ठीक है, यानी मैं आपसे बताऊं कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं उन नॉन मेटल के अंदर सॉलिड की मात्रा कम है। ठीक है, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं वो गैसेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड और लिक्विड में पाए जाते हैं। तो लिक्विड में जैसे आप देखिए ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ये नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, लिक्विड है। और सॉलिड में अगर देखा जाए तो सॉलिड में है भाई फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर जो है ये सॉलिड होते हैं, बाकी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी के सभी क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। जरा चेक कर ले भाई रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए, हो रही है। तो ये प्रक्रिया होती है। अच्छा, इसमें क्या है, जो मैंने ऊपर प्रॉपर्टी बताई थी वही प्रॉपर्टी फिर नीचे ला रहे हैं। जैसे सबसे पहला है इट इज नॉन लस्टरस। नॉन लस्टरस का मतलब होता है ये चमकदार नहीं होते। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। ठीक है, अपवाद हर जगह है। यहाँ पे ये कहा गया है कि नॉन लस्टरस, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, यानी चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, इसका नाम आयोडीन है। आप देखिए आयोडीन को नमक में मिला दिया जाता है, आपको लस्ट्रस चमकदार भी लगता होगा वो। ठीक है, तो आयोडीन जो है वो नॉन लस्ट्रस है, लेकिन फिर भी वो क्या है, नॉन मेटल है। सॉरी, आई मेड मिस्टेक। नॉन लस्ट्रस मतलब होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है जिसका नाम आयोडीन है। ये मेरा कहने का मतलब था। आगे आ जाइए। एलोट्रॉपी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई से दैट। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉपी क्या है मैं आपको समझाता हूं। एलोट्रॉपी का मतलब होता है कि जब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता हो तो उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। मैं जैसे आपको बताता हूं, कार्बन आपको कोल के रूप में भी मिलेगा, यानी कार्बन, ये जो कोल है इज मेड अप ऑफ कार्बन, यानी कोयला जो है वो कार्बन का बना हुआ है। डायमंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। एक और कंपोनेंट है उसका नाम है फ्लूरेन। ठीक है, क्या नाम है, फ्लूरेन। तो फ्लूरेन नाम का जो ये कंपाउंड है, ये जो फ्लूरेन नाम का जो कंपाउंड है ये भी कार्बन का बना हुआ। आप देख लीजिए कि चारों के चारों कंपोनेंट कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन सभी की प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी जिसमें मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं जिसका केमिकल नेचर ना बदला हो, जिसका केमिकल नेचर यानी जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, यानी भौतिक और रासायनिक गुण सेम हो, लेकिन उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से वो डिफरेंट कंपाउंड बन जाए। जैसे एग्जांपल कोल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, इन सभी के अंदर स्ट्रक्चर चेंज है, दैट इज अरेंजमेंट चेंज है कि मॉलिक्यूल के लगने की स्टाइल या एटम्स की लगने की स्टाइल जो है वो अलग है, लेकिन सभी के सभी कार्बन। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। मैं आपको और बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। जैसे एग्जांपल मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं, आपको हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब इस वक्त पढ़ा रहे हैं, हमारा जो नेचर है वो एज ए टीचर है, ठीक। हम घर पे जाएंगे अपने माता पिता के साथ, ठीक, माता पिता के सामने, तो वहां मेरा एक मतलब जो नेचर होगा वो एक पुत्र जैसा होगा। कहीं और जाएंगे दोस्त के साथ तो मेरा जैसा फ्रेंड, लेकिन मैं कंपाउंड बदला नहीं हूं, मैं एक ही कंपाउंड हूं लेकिन अलग अलग रूप में पाया जा रहा हूं, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलेंगे, एलोट्रॉपी बोलेंगे। इसका एग्जांपल है कोल, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, सभी के सभी कार्बन, लेकिन सभी का सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, लेकिन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में डिफरेंस हो जाने की वजह से सभी की प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोयला एमार्फस हो जाएगा और ग्रेफाइट, डायमंड और ये फ्लोरीन, इन सबका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। डायमंड आप जानते हैं टेट्राहेड्रल है, और ग्रेफाइट अगर आप देखेंगे तो हेक्सागोनल है, और फ्लोरीन देखेंगे तो ये बॉल शेप्ड होगा, ठीक है। चलिए आगे है नॉन मल्लिएबल। नॉन मल्लिएबल जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर मल्लेबिलिटी नहीं पाई जाती, इसको
पीट के इसको स्ट्रक करके आप कभी भी इसको फॉयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये नॉन डक्टाइल होता है। नॉन डक्टाइल का मीनिंग ये हुआ कि ये इसको वायर के अंदर फिल नहीं किया जा सकता। अगला है नॉन सोनोरस, इससे आवाज प्रोड्यूस नहीं होगी। इंसुलेटर, ये हीट और लाइट दोनों को पास नहीं कर सकता, ठीक है, हीट एंड करंट को पास नहीं कर सकता। दे आर इंसुलेटर, कुचालक बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं सुचालक। अच्छा, दीज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, देते नहीं है, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। आगे देखिए लिखा है फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। इसका क्या मतलब हुआ कि जब कभी भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। जाहिर सी बात है कि बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, और जो उसका ऑक्साइड होगा वो एसिडिक होगा। आपने सीखा है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो राइट साइड होता है वहां पे एसिडिक ऑक्साइड बनाए जाते हैं, और जो लेफ्ट की तरफ होता है वहां पे मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाए जाते हैं। लेफ्ट की तरफ होता कौन है, मेटल, तो मैंने ऊपर लिखा है। तो ये मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। मैंने यहाँ लिखा नहीं मैंने, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑल द मेटल फॉर्म्स ऑक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि बेस होते हैं, इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है अल्कली मेटल्स, ठीक है। चलिए आगे लिखा है इनकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। इनकी डेंसिटी जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, दीज आर गैसियस इन नेचर एंड दे हैव लो डेंसिटी, ठीक है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनका घनत्व लो होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो लो होता है ड्यू टू वीक बॉन्डिंग, ओके। एग्जाम्पल देखिए, आपका नाम है, एग्जाम्पल में देखिए आप, जिसे लिखा है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, आयोडीन एंड ऑक्सीजन, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं कि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। ऐसा इसलिए ड्यू टू इट्स टेट्राहेड्रल नेचर, ठीक है। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड एंड दे आर टेट्राहेड्रल in nature. The carbon is sp3 hybrid I and the angle is 109 degree 28 minute. Okay, so this is called diamond. We will talk it later about in organic chemistry. हम इसको organic chemistry के अंदर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे लिखा है, अब ये आपने पढ़ लिया मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल को आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा है, आपने फिजिकल प्रॉपर्टी को डील कर लिया, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को डील करने के बाद हम लोग कहाँ आ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया। लिखा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, आप देखिए पहला लिखा है व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। जब मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है, आप देखिए लिखा है कि मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। वेरी 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 सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। यानी मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे लिखा है कॉपर, कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, बन गया कॉपर ऑक्साइड। एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 that is also called alumina which is the ore of an aluminium. Al2O3 एल्युमिना की रिएक्शन मैंने, अब यहाँ पे ऑक्साइड बना। अब मैं इस ऑक्साइड की रिएक्शन, यहाँ पे देखिए ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ से इस ऑक्साइड की रिएक्शन अगर मैंने एसिड से कराई तो हमें मिलेगा साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। फिर मैंने इसी एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराई तो हमें मिलेगा साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। मैंने इस ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई तो हमें क्या मिला, बेस मिला। अगर हम यहाँ पे इस ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर से कराई तो हमें क्या मिला, बेस मिला। यानी वी कैन से लाइक दैट इफ वी ऐड metals in the presence of oxygen it forms oxide, and when it oxide is treated with the acid it forms salt and water, and also same case in the case of base, okay, so that is and Na2O that is water, ठीक है। तो ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराया जाएगा तो वो आपका बेस जो है वो रेडी कर देगा, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन है कि आपको याद कम से कम इतना ही करना है कि मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल ऑक्साइड बनाएगी। मेटल ऑक्साइड को हम एसिड या बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करा दें तो साल्ट और वाटर बनता है, और अगर हम डायरेक्टली किसी ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करा दें तो हमें तुरंत बेस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नोट में यहाँ पे पॉइंट लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, दैट इज पोटेशियम, के माने होता है पोटेशियम, एन माने होता है सोडियम। ये वाटर के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्शन करते हैं, यानी दे रिएक्ट विग्रसली, बहुत ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में होता है मिट्टी का तेल, ठीक है, उसमें जो है इन्हें रखा जाता है। अच्छा, उसी जगह पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड ये पैसिव होते हैं। क्या होते हैं, पैसिव होते हैं। पैसिव का मतलब ये हुआ कि इनकी रिएक्शन स्लोड हो जाती है। स्लोड क्यों हो जाती है, क्योंकि इन मतलब
जो ये मॉलिक्यूल है, मतलब सॉरी ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के ऊपर एक पतली सी लेयर, दैट इज ए थिक लेयर, आप थिक या थिन लेयर बोल सकते हैं, थिक लेयर जो है वो बन जाती है, जिसकी वजह से एक मतलब जो मॉलिक्यूल मतलब जो सॉरी जो मेटल है उस मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है, ताकि जो एलिमेंट है उसको कोरोजन से बचाया जा सके। ऐसी प्रक्रिया को बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग। ध्यान रखिएगा, एनोडाइजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। मैं ऐसे बोलूंगा कि एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की एक मोटी सी लेयर जो है वो बना दी जाती है, ताकि वो आगे कोरोजन से बच सके। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। ठीक, आगे आ जाइए, लिखा है सिल्वर एंड गोल्ड दीज डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं जो है वो गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं या जो ज्वेलरी है वो पसंद करती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी से रिएक्शन नहीं करता। कुछ लोगों को आप देखिए, अगर वो किसी चीज को डुप्लीकेट पहन लेती हैं, तो डुप्लीकेट पहनने के बाद उनको देखिए काफी रिएक्शन हो जाता है, गले में रिएक्शन हो जाता है, हाथ में रिएक्शन हो जाता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। सो मतलब इसीलिए कहा जाता है कि गोल्ड एंड सिल्वर, और एक और होता है जिसको बोलते हैं प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो मैं इसको बोलता हूँ दीज आर नोबल मेटल। नोबल मेटल का मतलब ये ऐसे मेटल्स हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, यानी आपकी बॉडी में मेनली तो रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। आगे आ जाइए, अगला पॉइंट। हाँ, तो यहाँ पे जो सेकंड है उसका नाम है मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, यानी वाटर के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि मेटल के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होता है तो हमें मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। और यहाँ पे कि मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्टिव एलिमेंट हैं, जैसे पोटेशियम एंड सोडियम, इनकी वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो ये बेस बनाते हैं 2KOH एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब जिसको बोलते हैं KOH एंड NaOH, और हाइड्रोजन गैस को जो है वो ये रिलीज करते हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज करेंगे। आगे यहाँ पे देखिए कुछ हमारे मेटल से, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सॉरी कैल्शियम और इसकी वाटर से रिएक्शन कराई जाएगी तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस बनाते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, दिस आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। आप देखिए आपके सामने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी गई, इसमें देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये सबसे टॉप पे हैं। तो ये रिएक्शन जब करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया कि अगर एल्युमिनियम और आयरन की रिएक्शन कराई जाए वाटर के साथ तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस ये बना देंगे। तो ये कम रिएक्टिव एलिमेंट है, एल्युमिनियम और Fe वाले कम रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, लिखा है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। अब मेटल कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो प्रक्रिया आप जानते हैं कि मेटल की रिएक्शन अगर एसिड से की जाएगी तो हमें साल्ट और क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे Zn+2HCl गिव आउट ZnCl2 गिव्स आउट H2। ठीक है, यानी Zn+2HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। आगे यहाँ पे अगला जो रिएक्शन है वो ये है कि मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, यानी मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे सॉल्यूशन से और दूसरे मेटल साल्ट से। जैसे मैंने लिया एक मेटल ए, यानी कोई मेटल ए है और मैंने किसी मेटल बी का साल्ट सॉल्यूशन लिया है, तो उसकी जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हम देखेंगे साल्ट सॉल्यूशन मेटल ए का बन जाएगा और मेटल बी बाहर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आयरन है, ये मेटल ए है, और यहाँ पे लिखा CuSO4 जो कि मेटल बी का साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी जब रिएक्शन कराया जाएगा तो देखिए FeSO4 बन गया। देखिए इसका कॉम्बिनेशन इससे हो गया, FeSO4 से हो गया और कॉपर जो है वो आउट हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे हुई, देखिए यहाँ पे एक सीरीज है, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये सीरीज दिया गया है पहले से ही, इसको आपको केवल रटना है। इसमें ये दिया गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो आप देखेंगे ऊपर का जो ये एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे कम कौन है, गोल्ड, दैट इज लीस्ट रिएक्टिव। और यहाँ पे देखिए नीचे मैंने एरो बनाया, इसका नाम है रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम बोलेंगे पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। तो आप देखिए यहां जो मैंने लिया था वो देखिए दो प्रकार का मैंने मेटल लिया है, एक आयरन लिया है और एक कॉपर लिया है। तो आप देखें कि कॉपर यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे। तो आप देखिए कि जो कॉपर है वो कॉपर नीचे है आयरन से,
तो जब CuSO4 की रिएक्शन आयरन से की जाएगी तो Fe जो है वो उसको हटा देगा, ठीक है, Fe हटा देगा, कॉपर को हटा देगा। अच्छा, Fe को कौन हटा सकता है? Zn हटा सकता है। Zn को कौन? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कौन? कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इस तरीके से हटाया जा सकता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको मैं पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसको पढ़ने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसका नाम है एक्वारेजिया। ध्यान दीजिए, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये इस बार यूपी बोर्ड के अंदर आ सकता है, 2 नंबर में ही आएगा। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एक्वारेजिया। तो आप जानते हैं एक्वा माने होता है वाटर, और रेजिया का मतलब होता है रॉयल। तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है, ये एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है रॉयल वाटर। क्या होता है? रॉयल वाटर। ये रॉयल वाटर बनता कैसे है? तो आप बोलेंगे कंसंट्रेट HCl यानी कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेट HNO3, अगर हम दोनों को मिला दे तो मिलेगा क्या? एक्वा रेजिया। ध्यान रहे कि HCl को हम 3 पार्ट मिलाएंगे, तीन पार्ट मिलाएंगे, और HNO3 को 1 पार्ट मिलाएंगे। मैं ऐसे बता रहा हूं कि जैसे मान लिया, मतलब जब आपको एक्वारेजिया बनाना होगा तो जैसे 3 लीटर आप अगर HCl ले लें तो आपको 1 लीटर HNO3 लेना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूं। यानी कुल मिला के मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर 3 ड्रॉप HCl ले रहे हैं तो 1 ड्रॉप HNO3 लेना पड़ेगा। ये रेशियो बना ही रहेगा। अब अगली बार क्या होगा? 6 और 2, फिर अगला क्या होगा? 9 और 3। इस तरीके से रेशियो आपको लेना पड़ेगा। एक्वारेजिया है क्या? सबसे पहली चीज ये है कि एक्वारेजिया कोरोसिव नेचर में होता है, यानी अगर आप स्किन पे पड़ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा है फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, ठीक है। ज्वलनशील का मतलब होता है जो जल जाए जल्दी। और ये ध्यान रखिएगा, इसको ये क्या करता है? डिसॉल्व गोल्ड, यानी ये गोल्ड को डिसॉल्व करता है। यानी इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, घोल सकता है, यानी उसी के अंदर घुल सकता है गोल्ड, अगर हम गोल्ड को डाल देंगे। अब देखिए, आपके गांव में या आपके शहर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, वो घर घर जाके ये कहते हैं कि आप अपना सोना जो है वो साफ करा लीजिए, चांदी जो है वो साफ करा लीजिए। तो वो एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक्वारेजिया करते क्या है कि आपका जो सामान है, गोल्ड और जो सिल्वर है, उसको ब्रश से एक्वारेजिया के अंदर रगड़ लेंगे। और होता क्या है कि जो गोल्ड होता है वो धीरे धीरे उसी के अंदर डिसॉल्व होता जाता है, यानी गलता हुआ चला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि उसका वेट कम हो गया। तो प्लीज बी अवेयर, आपको ध्यान भी रखना, सावधान भी रहना है कि कभी भी ऐसे साफ नहीं कराना, नहीं तो पता चले सब साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में था, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में था, ठीक है। अब हम इसके आगे आपको जो हमारी अगली वीडियो है वो आएगी अकरेंस ऑफ मेटल पे, और हम ऐसे बोलेंगे, पहले तो हम इसके पढ़ेंगे कि कैसे आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स को बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या खास बात होती है वो भी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।